रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बारिशों का सीज़न है और शदीद तूफ़ान और सैलाबों की फोरकास्ट है। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मौसमी हालात की ख़राबी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी होता रहता है, फसलों का नुकसान भी होता है, शहरों के अंदर सैलाब आते हैं तो उससे और मसाइल बढ़ते हैं। तो इस दौरान हम सब ने क्या करना है, कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट लेके आएंगे कि अगले 7-8 दिन में किस जगह पर क्या मसला हो सकता है। हम आपको न्यूयॉर्क भी लेके जाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है ज़ोहरा ममदानी, जिसने डेमोक्रेट्स की नॉमिनेशन ले ली है। बहुत बड़े बड़े ब्रिज उल्टा कर वो आया है, जवासाल शख्स है। और अगर आप उसकी बातचीत का अंदाज़ देखें और घूमने फिरने का अंदाज़ देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो मुकामी सियासतदान है, जो सड़कों के ऊपर लोगों के घरों में जाता है, उस किस्म का सियासतदान है। बड़े उमरा को वो हिरा कर सामने आया और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे सख्त नालायक है। वो कहता है कि ये तो एक कम्युनिस्ट है, ये तो अजाब है अमेरिका के ऊपर अगर ये बन गया। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वहाँ से हमें TRT के सीनियर रिपोर्टर ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से। हम नाज़रीन हिंदुस्तान की ख़तरनाक प्लानिंग की भी बात करेंगे। SCO के कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया निकला उसके ऊपर हिंदुस्तान ने साइन नहीं किए। वजह क्या थी? वो कहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, आपने उनको इस एलामिया में शामिल नहीं किया। इसके अलावा भी ख़बरें बन रही हैं कि हिंदुस्तान कुछ गठजोड़ कर रहा है, इसराइल के साथ प्लानिंग कर रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बड़ी ख़बर, इन तमाम मामलात के पेश नज़र जंग बंद हो गई। हमारे यहाँ पर मार्केट्स का आप रवैया देख रहे हैं, वो अपवर्ड ट्रेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं और हुकूमत रिलैक्स्ड आपको नज़र आती है। एक बड़ा अच्छा जेस्चर नज़र आया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैरिस्टर गौहर से जाकर मिले, ख़ुद उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन अमूमी सियासी हालात पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुए, यानी दुनिया तब्दील हो रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मारा मारी की सियासत है हाथ मिलाने के अलावा वो जारी है। क्या मुमकिन है कि हम इन ख़तरात के पेश नज़र एक जेन्युइन पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कर प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जेस्चर हमने देखा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और अमूमन ऐसे जेस्चर से फिर फ़िज़ा खुलती हुई नज़र आती है। लेकिन उसके बाद जब मैं बयानात देखता हूँ तो PTI की तरफ से शदीद किस्म के एतराज़ात हैं। वो आपको कहते हैं कि एक फस्ताई हुकूमत है, एक मार्शल लाई हुकूमत है, इमरान खान से मिलने आप नहीं देते। हत्ता कि वो चीफ मिनिस्टर जिसने बजट पास करके अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की, वो भी तंग आके कहता है कि जी फिर ये कहते हैं कि मैं सख्त बातें करता हूँ। यानी उसको पार्टी के अंदर से भी दुर्रे पड़ रहे हैं और आपसे भी नाला हैं। तो ये सिर्फ जेस्चर्स हैं आपके, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं बातचीत करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलत साहब, आज आपने प्रोग्राम दावत दी। देखिए, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के जेस्चर की बात की है, ये आधी बात आपने की है, मैं ज़रा से मुकम्मल कर दूँ। और बड़ी रेलेवेंट बात है आपने जो सवाल मेरे से पूछा है, क्योंकि जब वो उठ रहे थे और ब्रेक में बजट सेशन से, तो उन्होंने सीट पे जाके सबसे पहले अपोजिशन लीडर की सीट पे जाके बैरिस्टर गौर साहब से मुसाफा किया और उसके बाद असद कैसर साहब से मुसाफा किया। मैं उनके बिल्कुल साथ था। बताने वाली बात यह है, जो बात उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन दोनों सीनियर तरीन जो लीडर हैं PTI के, कि हमें मिलना चाहिए और हमें बैठना चाहिए। हमें मिलना चाहिए और हमें बैठना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये अल्फाज थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, दोनों जो हमारे भाई हैं उनके साथ। ये वो जेस्चर है जिसकी ज़रूरत है। और ज़ाहिर है उन्होंने ये बात मीडिया पे तो नहीं की कि मीडिया कंजम्पशन, ना मीडिया पर बात आई, ना मीडिया पे ये बात आई है। मैं तो चूंकि साथ था, आपको बताया, ये बात उन्होंने यहाँ से की है और उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत है। तो ये बात जो है, देखें, जंग आपने जीत ली अल्लाह के फजल से। ईरान के हवाले से आपका किरदार बड़ा नुमाया रहा, बड़ा मस्बत रहा और उसको अल्लाह ने वहाँ पर भी आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ईरान भी जो है वो भी सुरखरू हुआ। क्लास में एक दफ़ा फर्स्ट आना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल होता है। अब इस कामयाबी के साथ जो पाकिस्तान को अल्लाह ने जोड़ा, पूरी कौम को जोड़ा, और उसके साथ साथ आपको कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ मिली, पूरी दुनिया में पजीराई हुई, आपका हर मौक़िफ़ जीता। सिर्फ आप जंग नहीं जीते, आपने मीडिया वॉर भी जीती, आपने साइबर वॉर भी जीती, आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हमारा जो डेलीगेशंस गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में, आपके मौक़िफ़ को माना गया। अब इसको आपने मेंटेन रखना है। तो आपके पास पाकिस्तान का, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छी बात की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, बल्कि तो बड़ी खबर है कि उन्होंने, ये तो बाकायदा एक ऑफर में कन्वर्ट होती है, डायलॉग की ऑफर है, बिल्कुल, सिर्फ बात मुसाफा नहीं है, ये डायलॉग की ऑफर है, डायलॉग की ऑफर है। लेकिन आप इमरान खान के ऊपर आके आपकी सुई अटक जाती है। देखिए, अब उस पर बात करते हैं। एक तो मैंने ये कहा कि उसके लिए कौमी वहदत जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है और इसी से आपने आगे बढ़ना है और इसी से पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और करेगा इंशाल्लाह।
ये जो आपने कहा ना कि वो आपको कहते हैं जी फस्ताई हुकूमत और जो मर्जी कहें, लेकिन ये सियासत है ना, वो हमारी मुखालफ सियासी जमात है, हमें जो मर्जी कहें। यही हम शुरू से कह रहे हैं कि सियासत सियासी मैदान में रह के करो, जितनी मर्जी करो, लेकिन आप जब इस बुग़्ज़ में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर नुकसान जो है वो रियासत का, इदारों का होना शुरू हो जाता है। वो हद से कौम उससे ज़्यादा मुतासिर वो कैसे हद से बढ़ रहे हैं? वो तो दीवार से लगे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो हद से इतना बढ़ जाते हैं कि मैं ये बात भी अक्सर करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं है कि वो गलत कहाँ पे हुए हैं। गलत वो इस तरह हुए हैं कि अगर वो हमारे साथ मुकदमा रखते अपना सियासी और लड़ते रहते तो ठीक है, ये तो होता है सियासत में। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की भरमार, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स, वो सारा जो मटीरियल वो है, मैं उस पर तो ना टाइम है इतना, ना ज़रूरत है कि बात करूँ। वो जो है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि सीधा उससे पाकिस्तान को, आपके साथ बात, आपके पास ये ताकत है कि वो अगर आपके साथ बात करें तो आप उस डायलॉग को आगे बढ़ा पाएं? क्या आपके पास ये ताकत है, इस्तात है? देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो ऑफर कर रहे हैं उसके पीछे लेकिन आपका वज़ीर दिफा ये कहता है कि ये तो एक हाइब्रिड हुकूमत है और इस हाइब्रिड उन्होंने ये बात किस पैराए में की और ये नामुकम्मल किस्म की जमहूरियत है। वो पैराया तो बड़ा वाज़ेह है, हम तो पैराए की तलाश करते हैं। चले मैं पैराए के तो पैर होते नहीं है, लेकिन जुमले तो मौजूद है। मैं आपको एक दूसरे एंगल से ये बात बताता हूँ। ये सवाल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है या आप करते हैं कि जी आपके पास कितना इख्तियार है या नहीं है, मैं कहता हूँ जो आप समझते हैं या तहरीक इंसाफ समझती है कि जिनके पास इख्तियार है उन्हें भी बिठा लेंगे। मैं तो यहाँ तक कहा था, मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप आएँ, तशरीफ लाएं, हम उनके पास चले जाएंगे। बात तो नहीं कर रहे। ना व्हाट आई एम सेइंग कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क के अंदर जो खराबियां मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर खराबियां मौजूद हैं, इस यूनिटी को कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं और बैठना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को बुला सकते हैं, टेबल पे बिठा सकते हैं। अगर ये पीटीआई अगर क्या करे तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी भी बजट के दौरान भी जो उनकी तकरीरें थी, उनके वो हालात व वाक़यात जो हैं, अब ये जो वो कहते हैं ना जनाब कि हमें जी जेलों में क्यों डाला हुआ है, मैं ज़रा इसको इनडायरेक्टली ज़रा उसकी तरफ जवाब देता हूँ। ठीक है, वो लंबी फहरिस्त है ना, एक नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ और मैडम मरीम नवाज से लेकर हमारे वज़रा सारे कितने रहे आपको पता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एहतसाब कोर्ट की 160 पेशियाँ भुगती हैं। राना सनाउल्लाह पे हीरोइन के और चर्च के पर्चे हुए, इमरान खान पे तो नहीं हुए। पीटीआई किसी बंदे पे तो हमने नहीं दिए चर्च हीरोइन के पर्चे। अच्छा वही रह गए वैसे भी वैसे कह रहा हूं दुआ हुआ मेरा वैसे कह रहा हूं वही रह गया, बाकी तो सारे आपने फेरे पूरे कर लिए। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है सो आप ये कह रहे हैं वो आपसे बात करें इन मुकदमात के बावजूद बैठना चाहिए, बिल्कुल करें। देखिए इमरान खान को रिहाई जो है वो आप किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं दे सकते ना, वो तो अदालतों ने देनी है, जमानतें वहीं से मिलनी है। बात यह है कि आप मिनिमम जो पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम एजेंडा वो तय कर लें। यार मुल्क ने आगे बढ़ना है, उसका तरीक़ाकार ये है, उसके लिए हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होनी चाहिए, मईशत ने ऐसे तरक्की करनी है। बाकी जो इनिशिएटिव है सबको पता है, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। किधर किधर मुल्क किधर जा रहा है, माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस के आप जो है नताइज देखें, मैरीटाइम के देखें, एनर्जी सेक्टर के देखें, एग्रीकल्चर के देखें। मिनिमम ये कर लें कि यार ये जो 6 पॉइंट है ना, इनके ऊपर हमने सियासत नहीं करनी, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी, सपोर्ट करना है, मुल्क को सपोर्ट करना है। ये डायलॉग माइनस इमरान है या इमरान इंक्लूसिव है? देखिए अभी तो ज़ाहिर है इमकान की बात करें, इमकान की बात करें, माइनस इमरान होगा। देखिए बात यह है कि इमरान खान की जो अपनी तबीयत और मिजाज है, जितना मैं समझता हूँ, वो इस तरह की संजीदा सियासत पे और मुल्की मफाद के लिए इस तरह की सियासत पे वो कभी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उनकी सियासत के अंदर है फितना, फसाद, गाली, और वो उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। देखें ना, आपकी बासियत एंकर एक अपनी एक शनाख्त है, आपकी शख्सियत की शनाख्त है। मेरा एक सियासी कारकुन होने के मेरी अपनी एक शख्सियत की कोई आपको अगर शनाख्त है, कोई आपको अगर ये कहे कि फ़लाँ प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक ने ये स्टेटमेंट दी है और आपको लगे बिलो दी बेल्ट है, तो शायद आप कहें यार ये वो बात नहीं कर सकता। ये है आपका एक इमेज। मैं उस इमरान खान के इमेज की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने वो इमेज अपनी पिछले जनाब ये जो तकरीबन 10-15 साल की उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें डेवलप की है, और वो सारा कल्चर उनकी जमात के अंदर भी मौजूद है। उनकी सोशल मीडिया की टीम्स, जैसे आपने वज़ीर आला की बात की, इनके जो सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं इनके अपने, वो उनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि आपने तहजीब की बात क्यों, आपने खड़े होकर गालियाँ क्यों नहीं दी। वो मजबूर हैं। हमारे 80% लोग, चले मैं लेट मी कंप्लीट, 80%
मैं अगर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये सियासत नहीं चाहते जो तहरीक इंसाफ कर रही है। वो चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, अपोजिशन में करें। हमने अपोजिशन की भी कुछ तजावीज़ मानी है बजट में हमने। लेकिन इमरान खान की जो शख्सियत और उनका अंदाज है वो आड़े आता है। बिल्कुल क्विकली आखिर में, आपने इतने सीजन्स देखे हैं, वज़ीर आज़म का जेस्चर अपनी जगह पर, उनकी अल्फाज जो आपने दोहराए वो अपनी जगह पर, अच्छी उम्मीदें अपनी जगह पर, आपकी गट फीलिंग क्या है कि आपकी ऑफ़र या इस किस्म के अंदाज जो है उसके ऊपर कोई PTI की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, ये मामला आगे बढ़ सकता है नहीं? गट फीलिंग बता दीजिए। उम्मीद तो आपने बता दी। अनफॉर्चुनेटली मुश्किल है फिलहाल जो उनकी सोच है, जो उनका सियासत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 80% लोग चाहते हैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना, ये दबे हुए हैं प्रेशर में, इमरान खान के प्रेशर में और अपनी सोशल मीडिया के जो इनकी टीमें हैं उनके प्रेशर में। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, 100% है। जब प्राइम मिनिस्टर आपके टेबल पे आके कह रहा है कि हमें बैठना चाहिए, ज़रूरी है, बात करनी चाहिए, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो ये स्टेटमेंट टीवी पे नहीं दे रहे थे, 1-on-1 दे रहे थे। वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मौका मौजूद है, अगर उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की आपने बात की और वज़ीर आज़म के अल्फाज जो कैमरे ने फिल्म बनाते हुए नहीं कैप्चर किए, वो उन्होंने हमें बताए। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और कामरान यूसुफ साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। इस सियासी मंजरनामे के पस मंज़र में हम उनसे बात कर रहे हैं कि अंदरूनी मामला अपनी जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। एजाज़, कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे एजाज़ साहब, आपको क्या हैरानी हुई कि हिंदुस्तान ने कैसे SCO के एलामिये के ऊपर दस्तखत नहीं किया, और चूँकि नहीं किया तो ये पैगाम क्या है? लेट मी स्टार्ट विद दैट। पैगाम तो वही अकड़ है जो अभी तक जा नहीं रही। हालांकि ये तन्हाई पकड़ते जा रहे हैं। इन्होंने पहले जाके दुनिया में जाके बताने की वही पुराना सौदा बेचा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, किसी ने नहीं माना। फिर ये IMF गए कि किसी तरह रुकवाएं पाकिस्तान के लिए जो आनी थी, जो उनके इमदाद, वो रुकवाएं, वो भी नहीं हुआ कामयाब। फिर FATF में गए, वो भी नहीं कामयाब हुए। अब यहाँ पे भी SCO में भी तनहा हो गए वो। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की जो घमंड है उनको चैन नहीं लेने दे रहा, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि उन्होंने जैसे क्रिकेट की इस्तिलाह में रॉन्ग फुट पर खेला, गलत फुट पर कदम पर खेला, क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं पहलगाम के साथ। ये बात उनको अभी तक हजम नहीं हो रही। कभी ये भी कहते हैं कि जी हमने 4 बंदे पकड़ लिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और दुनिया में तनहा होते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को क्या तनहा करते, ये उल्टा मेरे ख्याल में खुद इनको मुश्किल पेश आ रही है। देखते हैं कब तक ये अपने लिए गड़ा खोदते जाएंगे। ये मैं आपके पास सवाल वापस लेके आऊँगा कि मैं वाक़तन ये हमाकत अजीम है या इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है? मैं ज़रा कामरान साहब से बात करना चाहूँगा। एजाज़ साहब ने भी जिक्र किया, कामरान, कि ये दोबारा से पहलगाम वाले मामले को देख रहे हैं, और हम मीडिया के अंदर रहते हुए देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग है पहलगाम के हवाले से हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर भी, इसके अंदर आपको स्पाइक नज़र आ रही है। ये दोबारा से पहलगाम आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत को जो पहलगाम वाक़े के बाद और फिर जो 4 रोज़ा जंग के दरमियान और पाकिस्तान का जिस तरीके से अपर हैंड रहा, एक तो वो उनके जख्म भरे नहीं है और बिल्कुल वो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से दोबारा एक जो स्कोर है वो सेटल किया जाए, और जो उनके इमेज को धचका लगा है उसको वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो पहलगाम वाला जो इशू है इसको अलाइव रखना चाहते हैं। और आज अगर आप राजनाथ सिंह की, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीर SCO में देखें तो उन्होंने 2-3 बातें की हैं, इशारा दिया है। एक तो अगेन वो रीइटरेट कर रहे हैं कि अब भारत की ये पॉलिसी है, ये डॉक्ट्रिन है कि जो उनके बकौल जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं वो उनको भी निशाना बनाएंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके लिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। अब ये जो मैसेज है वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अगर महसूस होता है खतरा कि पाकिस्तान से मुबैना तौर पर कोई दहशतगर्दी का हमला प्लान हो रहा है तो वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ सेंस के वो अभी भी जो पहलगाम वाला वाकया है और जो पाकिस्तान की जिस तरीके से जीत थी उसको अभी ओवरकम नहीं कर पाए और किसी मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान से जो स्कोर है वो सेटल किया जाए। और दैट इज व्हाई आई बिलीव कि हमें अलर्ट पे रहने की जरूरत है।
आज़ाद साहब, ये जो है अंगूर खट्टे हैं या दांत खट्टे हैं, इस बहस से कता नज़र जो वो कर रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी किस्म का एडवेंचर उनके जहन में है, जो कि ज़ाहिर है मंतकी चॉइस नहीं होगी, लेकिन दुश्मन से मंतक की तवक्को करना भी मेरे ख्याल में गैर मंतकी है। योर टेक। जी देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है कि हम अब किसी पूछे बगैर अगर कोई वाकया होता है या हमें महसूस होता है कि और उसके ऊपर हम हमला कर देंगे, आप ये महसूस देखें कि चलिए पाकिस्तान तो पहले ही तैयार बैठा है, लेकिन बाकी जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस बारे में? बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी जो जनूबी एशिया से बाहर भी जो लोग हैं वो यही सोचेंगे ना कि ये बावले हो गए हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी मुल्क पर कोई भी वजह हो तो चढ़ दौड़ें? ठीक है, दुनिया में इस वक्त आलमी कानून बिखर गया है, मानूं मैं कि कोई निज़ाम भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको जब भी मौका मिले आप चढ़ दौड़े। तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि सारे इनसे खौफजदा हो रहे हैं कि इनको पता नहीं शायद चढ़ गया है ये नशा अपनी ताकत का और इनसे संभाले नहीं संभल रहा। अब इसमें ये डेस्परेट भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि गुस्से में आके ये कहें कि हमारी तो इतनी ताकत है, इनकी क्या मजाल, ये सुनते नहीं है, तो वो दोबारा हमला करने की कोशिश करें। ये हो सकता है, लेकिन ये भी है कि उनकी जो फौज है वो और जो उनकी एयरफोर्स है वो सब सोच रहे होंगे कि अब हमने करना हुआ दोबारा तो किस तरीके से करें, उनको भी तो जख्म चाटने हैं ना, तो वो भी सोच रहे होंगे। तो यही इसी पर हमने सनोबर इंस्टीट्यूट में एक राउंड टेबल की इसी मौजू पर, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था उस वक्त कि पिछली मरतबा तो इनकी एयरफोर्स नहीं चली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी तरफ से दोबारा हमला करें, बल्कि उनका ख्याल है कि वो शायद ये ढूंढेंगे कि पाकिस्तान के वल्नरेबल पॉइंट्स क्या हैं। तो दो वल्नरेबल पॉइंट्स का ज्यादा वहां पे जिक्र किया गया। एक तो वो हाइब्रिड वॉर के जरिए पाकिस्तान के अंदर ज्यादा अफरा तफरी डालने की कोशिश करेंगे जो पहले से कर रहे थे, और दूसरा पानियों के का जो यानी पानी के रास्ते जो नेवी है उसके ऊपर उनको बड़ा जोम है। हमारी जो उनकी सागर माला स्ट्रेटेजी है उसके तहत उनका ख्याल है कि पाकिस्तान शायद इधर से वल्नरेबल हो। बाहर तो और हमें मेरे ख्याल में पूरी तरह तैयारी रखनी चाहिए। ये अभी जंग उन्होंने खुद भी खत्म नहीं की और वाकई खत्म नहीं हुई है। ना ईरान इसराइल की जंग सही तौर पर खत्म हुई है, ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान हिंदुस्तान की खत्म। ज़रा ये आपने दिलचस्प बात की कि ये जंगें ख़त्म नहीं हुई, इनके अंदर किसी भी वजह से वक्फा है, और एक वजह डोनाल्ड ट्रंप का ये इसरार है कि हर हाल में ये सीज़ फायर चलने चाहिए। तो अगर मैं कामरान आपसे पूछ पाऊँ, आपकी क्विक रीडिंग क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एडमॉनिश किया इसराइल को और ईरान को, प्रेज़ किया जो गैर मामूली है एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन इसरार उसका यही था कि अब आपने सीज़ फायर को तोड़ना नहीं है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इसरार लागू होता है, या हिंदुस्तान ये समझता होगा कि जी हमें डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बताना है कि हम उसके ताबे भी नहीं हैं? देखिए, ट्रंप तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि ये जो सीज फायर वो बेशक इजराइल ईरान की है या फिर पाकिस्तान और भारत की है। वो इनफैक्ट जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें तो हमास और इजराइल के दरमियान भी वो अगले 2 हफ्तों के दौरान सीज फायर की बात हो रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी उनकी बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप को एक ग्लोरी या एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि जी वो मैन ऑफ पीस है। तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली चाहेंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से ट्रंप ने अब भारत की छेड़ बना ली है कि हर जगह पर हर इवेंट के ऊपर वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाने की। तो भारत, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप जंगों की तरफ जाते हैं तो मंतक कहीं और भूल जाती है। तो शायद अपने आप को बताने के लिए कि नहीं जी हम तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज भी मेंटेन करते हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बट स्टिल आई सीरियसली डाउट, क्योंकि जिस तरीके का उनको सेटबैक मिला है, जो पहला उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। कल भी मैं एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मौजूद था और मैं हैरान था कि बहुत से ऐसे ममालिक के डिप्लोमेट्स जो भारत के इत्तेहादी हैं वो ये कहने पर मजबूर थे कि भारत ने बिल्कुल ये मैस अप किया है, और एंड मोदी जो है इस वक्त इज रियली फ्रस्ट्रेटेड और पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड फार बेटर देन इंडिया। और इसको सामने रखते हुए आई थिंक इंडिया, मुझे लगता है कि कोई कोविड या उस तरह की शरारत तो कर सकता है, लेकिन उस तरीके की ऑल आउट जो हमने पिछले महीने जो कार्रवाई देखी
उस तरह का करने के लिए उसको आई थिंक कई मरतबा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है, अब ये जंग जो है वो अददी नंबर्स पर नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी की जंग है, अब ये एस्पियनॉज और जासूसी की जंग है। एंड आई एम श्योर कि भारत मेरे ख्याल में वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है जो ईरान के खिलाफ इसराइल ने किया, यानी कि पहले ही दिन जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से नेटवर्क अपना यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था ईरान के अंदर, तो उसके लिए आई एम श्योर कि हमारी अथॉरिटीज इस पर काम कर भी रहे होंगे। हमें नजर रखने की जरूरत है। बट यस, ये ठीक। भारत कर सकता है दो तीन जो नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं है और हम अमेरिका को कुछ समझते नहीं है। बट स्टिल आई बिलीव दैट वो कई दफा इस बारे में सोचेंगे जो पाकिस्तान की इस वक्त जो ताकत है या पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। अज़हर साहब, क्विकली 30 सेकंड्स में अगर आप बता पाएँ, आई एम श्योर दिस इज़ नॉट अ फेयर टाइम फ्रेम, लेकिन आपके जहन में कोई ऐसा, आप मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, आपने मुश्किल गुत्थियां सुलझाई भी हैं, उनको टैकल भी किया है। काइनेटिक्स के ऊपर तो हम फ़िलहाल नहीं जाते, वो तो जब होगा देखी जाएगी। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के पास कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने की स्पेस है, या हम देखेंगे जो होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त कई किस्म के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं और ले भी रहे हैं। अब एक बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं ट्रायंगुलर अरेंजमेंट्स की। उसमें पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की एक है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान की, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया की, पाकिस्तान, ईरान, टर्की की। ये चारों ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स ज़ेर गौर हैं। मेरे ख्याल में अगर इस किस्म के आप इनिशिएटिव्स लेते रहें और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात किसी न किसी हवाले से चल ही रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल हैं, टेक्निकल हैं, लेकिन चल रहे हैं। चीन के साथ इसको मजीद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत स्पेस है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की, और मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। आपका बहुत शुक्रिया। दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे दोस्त अच्छे हों, लेकिन स्वाद दुआ ये भी करनी चाहिए कि जो दुश्मन हो वो भी कमीने ना हो। हमारा प्रोग्राम जारी है। आइए अब आपको हम न्यूयॉर्क लिए चलते हैं, जहां से हमें सादिक एस भट्ट ने ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एडिटर हैं TRT वर्ल्ड वाशिंगटन DC से। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, आई थॉट न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क हमारे रडार पर है इस वजह से कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरा ममदानी का नाम अब गूंज रहा है, जिसके ऊपर अमरीकी सदर ने भी ट्वीट करके उनका काफ़ी तमस्खर उड़ाया है। ये एक शख्स जवां साल जो अगर बन गया न्यूयॉर्क का मेयर तो एक तारीख रकम करेगा। तो सादिक, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी जो आपने फ़ाइल की, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल डेवलप किया, इनका बैकग्राउंड बताया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि क्या ख़ास बात है ममदानी साहब के बारे में कि अमेरिका का सदर भी इनके ऊपर कमेंट कर रहा है और कह रहा है जी दुहाइयाँ दे रहा है। जी तलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। शो में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़ोहरान ममदानी एक 33 साल 33 ईयर ओल्ड यंग एशियन स्लैश अफ्रीकन स्लैश अमेरिकन न्यूयॉर्कर है, जो तकरीबन 6 महीने पहले इसको कोई नहीं जानता था यहाँ पे न्यूयॉर्क में। अभी इसने ही इज़ अ पब्लिक फिगर इन अ सेंस अब है, क्योंकि इन्होंने न्यूयॉर्क में कोई यहाँ पे बहुत बरो है, न्यूयॉर्क में 5 बरो है और एक बरो के एक असेंबली मेंबर है, मतलब बहुत ही एक लो प्रोफाइल लो की बंदे हैं। Then he finally decided कि इन्होंने न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्कर है, न्यूयॉर्क में रेज है, वहाँ पे पढ़े हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ के क्या तकलीफ हो रहे हैं न्यूयॉर्कर्स को रेंट के हवाले से, जो यहाँ पे सबवेज है उनमें कौन सी दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात है, और इन सब चीज़ों को। और आई थिंक ही प्रॉब्ली, जिसको जर्मन का वो लफ्ज़ है ज़ीटगेस्ट, इसने एक एंग्स देखा नौजवानों में और एक यंग तबके में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एंड ही थॉट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मोमेंट टू जंप इन, एंड व्हाट ही डिड वाज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल। इसने जैसे छलांग मारी कि मैं जनाब न्यूयॉर्क के मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, एंड ही इज अप अगेंस्ट द टाइटन्स ऑफ द टाइम, जो एंड्रू कुमो, जिनको इन्होंने हराया है। ये डेमोक्रेटिक रॉयल्टी है, इनके बाप भी न्यूयॉर्क के गवर्नर हुआ करते थे एक ज़माने में। ये
खुद ही इज मैरिड इनटू डेमोक्रेटिक रॉयल्टी के कैनेडीज जो है जॉन एफ कैनेडी के खानदान में इनकी शादी हुई है। इनको एंडोर्स करने के लिए द लाइक्स ऑफ बिल क्लिंटन एंड माइकल ब्लूमबर्ग और इस तरह की शख्सियात, यहाँ के बिल एक्करमैन एक बहुत बड़े बिलियनियर है, हेज फंड इन्वेस्टर, ऐसे लोग दे लाइंड अप टू एंडोर्स कुमो। और उसके बरक्स में अपने ममदानी, he is 33, he's young, he's Muslim, he's socialist, he is someone who you would probably see on a New York subway. And then he didn't have the kind of finances और इतने वसाइल न होने के बावजूद एक पब्लिक फंडिंग एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। इन एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की जमात इनके साथ इनके रास्ते में आई और ये लोगों के घरों में गए, दे नॉक डोर्स and they managed to do the unmanageable, unimaginable जो ये आपने जो उनकी कैंपेन का जिक्र किया ना, मैं देख रहा था इनकी कैंपेन के हवाले से और पढ़ भी रहा था। इनका अंदाज जो है वो बड़ा ही, जिसको हम आम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, खुला डुल्ला अंदाज है। कहीं भी खड़े होकर लोगों से बात शुरू कर देते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, कहीं पे बैठ के। तो हमें तो जो मुकामी सियासतदान है उनसे मवाजना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदाज वही है, यानी ढाबे की सियासत करना, चौक में बैठ जाना, लोगों से मिलना मिलाना, और फिर सोशल मीडिया को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सिर्फ इस वजह से कि ये जमासाल है और अंदाज कैंपेन का बड़ा मुख्तलिफ है, वो स्टिफ नेक कैंपेन इनकी नहीं है, उससे भी इनको फ़ायदा हुआ कि नहीं? जी लाजमन उससे बहुत बड़ा फायदा इनको हुआ। आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है, नई जनरेशन एंड द वे दे यूज इट बड़ी डिसाइसिवली, ये बड़ी साबित हुई इस कैंपेन में। और अभी भी अमेरिकन मेन स्ट्रीम प्रेस में इसके बारे में बहुत सारी चिमेगोइयाँ और रिपोर्ट्स वगैरह शाया हो रहे हैं कि कैसे इसने, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, ही वुड जस्ट गो टू अ ढाबा, वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में आप आए हैं बहुत दफ़ा, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे वो कार्ट्स का बड़ा सिस्टम है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग लंच टाइम, दे विल स्टेप आउट ऑफ देयर ऑफिसेस, गो ग्रैब अ बुरिटो। तो ही वेंट टू दोज कार्ट्स, ही स्पोक विद देम, ही एट विद पीपल, ऑर्डिनरी फोक्स। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में पिछले कुछ सालों से $10 का मिलता है वो, इट्स कॉल्ड राइस, हलाल ऑन राइस, और पहले $8-7 का हुआ करता था। ही मेड इट वन ऑफ द सेंट्रल प्लैंक्स ऑफ हिज कैंपेन कि इसको दोबारा से $7 करना है, this halal on rice. And I think it galvanized people. It was a blend of technology with public messaging and this youthful exuberance, जैसे आपने कहा, एक बड़ी वो laid back, charming kind की personality है, आपके ऊपर अपना हाथ डाल दिया, like, he would like throw his hand around your shoulder and talk to you in a very palsy manner. अच्छा, ये भी कहना बड़ा ज़रूरी है कि इनका पेडिग्री बहुत ज़बरदस्त है। ही इज़ महमूद ममदानी सन। ममदानी साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत ही मारूफ स्कॉलर है अमेरिका में, बहुत जानने वाले। ही रिटन बुक्स एंड ही इज़ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स और एकेडमिक सर्कल्स में। उसके बावजूद भी इनकी जो तरबियत वगैरह हुई वो बड़ी ग्राउंडेड है। एंड ही इज़ मैरिड, रिसेंटली गॉटन मैरिड टू a Syrian artist और क्वींस में रहते हैं। बड़ा वो बॉय नेक्स्ट डोर चार्म है इनका। he hasn't capitalized at all जो इनका illustrious बैकग्राउंड भी है। his mother is Indian also, मीरा नायर, वो बड़ी मशहूर फिल्म मेकर है, यही न्यूयॉर्क में है, and with महमूद ममदानी। but again, डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको किसी और कैरियर में तो मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इतनी हार्ड एंड पॉलिटिक्स वाली बैटल ग्राउंड के अंदर जो न्यूयॉर्क है, वहाँ पर आपने इतना एक प्रोफाइल बनाया। मैं आई कैन गो ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस बट द टाइम इज़ शॉर्ट। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा सादिक। आपने हमें वाशिंगटन से बताया कि एक सादिक जो है वो हमें रिपोर्ट कर रहा है वाशिंगटन से, एक सादिक जो है वो लंदन का मेयर है, और एक ममदानी जो है प्रोबेबली न्यूयॉर्क के अंदर वो मेयर बन सकता है। बट लेट्स सी हाउ दैट गोस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, बारिशों का सीज़न शुरू हो गया, 7-8 दिन बल्कि शायद 10 दिन पहले ही शुरू हो गया, लेकिन जो प्री मानसून है वो मानसून पर भी हावी होती हुई नज़र आती है। ऐसी बारिशें गैर मामूली हमें नज़र आई, सारे पाकिस्तान में हो रही हैं। हमारे पास जुनैद यामीन मौजूद हैं, CEO हैं वेदर वाले, वो लोग जो मौसम की लम्हा बलम्हा ख़बरें पहुंचाते हैं करोड़ों लोगों तक। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
ये जो बारिशें अभी हालिया हुई हैं और जो आपकी पेशीन गोइयाँ हैं आने वाले दिनों में बारिशों के हवाले से, अर्बन फ्लडिंग से हम शुरू करते हैं कि शहरों के अंदर किस किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं, ये गैर मामूली बारिशें हैं या नहीं? गो अहेड। सर बिल्कुल, बारिशें मानसून की नॉर्मली अभी जैसे कि कराची में हम देख रहे हैं हेवी होंगी। फ्राइडे सैटरडे संडे को बारिशें एक्सपेक्टेड है एक्टिव मानसून स्पेल है, और अप टू 100 mm, अबाउट 100 mm की रेन एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा इंटेंसिटी सैटरडे संडे को होगी। 100 mm ये तो बहुत हैवी रेन है, मतलब गैर मामूली तो नहीं है लेकिन बहुत हैवी रेन है ये। जी सर, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है कराची के रीजन में, लेकिन ये फ्राइडे को सैटरडे को और संडे को 100 mm होगी, तो स्प्रेड अक्रॉस 3 days। इंटेंसिटी ज़्यादा सैटरडे को और संडे को होगी सर। तो हमें अब इन दिनों में हम ड्रेनेज का क्या करें? वो तो ज़ाहिर है एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। हमारे शहर आपके तजर्बे के पेश नज़र कितने इक्विप्ड हैं कि वो इस किस्म के पानी की निकास का जल्दी बंदोबस्त कर पाएँ? सर अभी तो इतना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। कंपेयरिंग टू ऑस्ट्रेलिया, सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से वीक है। लेकिन सर ये ड्रेनेजेस कम्युनिटीज़, घर और जो पब्लिक सेक्टर है, तो वो मिल के अगर साफ़ करें और इसको प्री प्लान करें, प्रोएक्टिव अप्रोच रहें, तो अर्बन फ्लडिंग रिड्यूस हो सकती है। अच्छा, ज़रा जो देही इलाके हैं उनकी हालत के बारे में बताइएगा। अमूमन हम अर्बन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं ये अक्रॉस पाकिस्तान रेंज हैं, क्या किसी रीजन में ज़्यादा हैं, किसी में कम है? यानी जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें कम है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, वो ज़रा बैलेंस बताइएगा। जी सर ये अभी इस वक्त रेन की इंटेंसिटी को और एक्यूमुलेशन को मद्देनज़र रख के सिंध का इलाका है किरथार रीजन, तो उसमें नलज में फ्लडिंग हो सकती है डेफिनेटली। और इस तरह की लोकल फ्लैश फ्लडिंग डिपेंडिंग ऑन किस पॉकेट में ज़्यादा रेन होती है, तो फ्लैश फ्लडिंग के हमेशा चांसेस रहेंगे। और रिवराइन फ्लडिंग्स भी हो सकती हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दी अलर्ट इज़ देयर ऑफ हैवी रेनफॉल। तो मौसम की मालूमात और ख़बरों से जुड़े रहें, स्टे इन्फॉर्म्ड। तो यू कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। फॉर इंस्टेंस हैवी रेनफॉल के टाइम में आप ट्रैवल थोड़ी कम कर दें, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड कर लें। अगर गाड़ी में ट्रैवल करना है तो वाइपर वगैरह रबर्स चेंज कर लें, गाड़ी के टायर के ट्रेड चेंज कर लें। क्रूज़ कंट्रोल स्पेशली ना इस्तेमाल करें अगर मोटरवेज पे जा रहे हैं, बिकॉज दैट कुड बी वेरी डेंजरस। आपने फ्लैश फ्लडिंग का जिक्र किया, वहाँ पर तो मसाइल और किस्म के हैं, वहाँ पर तो आपको पानी मौका ही नहीं देता। तो क्या हमें ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई नहीं करने चाहिए? मसलन खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और मौका नहीं देते। ऐसी कोई हमने तदबीर की है कि वहाँ पर लोगों को पहले से बता पाएँ? आपकी नज़र में है हुकूमती लेवल के ऊपर या वैसे प्राइवेटली? हमें ये तो पता है कि काफ़ी सारी जगहों पे सेंसर्स वगैरह लगे, लेकिन हम अब IoT बेस्ड सेंसर्स काफ़ी इलाकों में कोशिश कर रहे हैं कि लगाएं। जो फॉर इंस्टेंस नौशहरा का इलाका है, हम कोशिशों में हैं कि उधर हम रिवर फ्लो, रिवर डेप्थ सेंसर्स और रिवर वेलोसिटी सेंसर्स टाइप की चीज़ें लगाएं। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए सायरन्स भी लगाएं और ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड हो और लोगों को मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी पहुँचे। सो सच फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वेदर वाले इस वक्त बहुत तेज़ी से देख रहा है, एंड दैट्स आवर नेक्स्ट कैब ऑफ द रैंक। इंशाल्लाह हम जल्द ही इन इलाकों को टारगेट करेंगे एंड विल वर्क विद द गवर्नमेंट, अलॉन्गसाइड द गवर्नमेंट। KPPDMA के साथ हमारी अच्छी बाहमी रिलेशनशिप चल रहा है सर। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमती प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी भी है और ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि मौसम के हालात से जानकारी करते रहें, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं रहेगी कि हम जाने या ना जाने। ये वो बारिशें नहीं है कि जिसके अंदर आप रुमानवी गाने सुना करते थे। ये बारिशें बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। तो वेदर को एंजॉय यकीनन करें, लेकिन अलर्ट भी रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।